डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। भारत 12 जनवरी से 2 दिवसीय वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करने जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुटकर एक मंच पर अपना दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं को साझा करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग एवं एकता का भाव बढ़ाना है। भारत हमेशा से ही विकासशील देशों की आवाज़ को मुखरता से उठाने के मामले में अग्रणी रहा है। असल में वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति बहुत अनोखी है। विकासशील देशों में गिनती होने के बावजूद भारत विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश मिल जाती है। संप्रति भारत कम से कम 3 स्तरों पर विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर आवाज़ बुलंद कर रहा है। जैसे कि मौजूदा सरकार के दौर में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर सक्रियता से सहभागिता आरंभ की है। फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हो या G20 की कमान, भारत ने समय के साथ एक नेतृत्वकर्ता का अवतार लिया है। वो विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक सहित तमाम मंचों पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है। दूसरा स्तर विकासशील देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने का है। गत वर्षों के दौरान भारत ने तमाम विकासशील देशों, विशेषकर अफ्रीकी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान के आधार पर मजबूत रिश्ते गांठे हैं। इससे विकासशील विश्व के हितों के पक्ष में माहौल बनाने का उपयुक्त मंच तैयार हुआ है। तीसरा पहलू दक्षिण दक्षिण सहयोग की कड़ी के रूप में भारत की महारत से जुड़ा है। ऐसे सहयोग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2009 में दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आयोजित उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नैरोबी दस्तावेज में भी इसकी स्वीकारोक्ति हुई। बेलग्रेड में 1961 में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई गई। हालांकि विकासशील देशों में सहयोग की प्रक्रिया 1968 में तभी जाकर शुरू हो पाई जब भारत में यूगोस्लाविया ने व्यापार समझौता किया। हाल के दौर में विकासशील देशों को कोविड रोधी वैक्सीन उपलब्ध कराना भी दक्षिण दक्षिण सहयोग के प्रति भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। दुनिया में चुनिंदा विकासशील देश ही हैं जो अन्य विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों में निवेश करते हैं। इस प्रकार के निवेश में चीन और भारत अग्रणीय हैं, जो अन्य देशों में भी विकास कार्य को विस्तार दे रहे हैं। हालांकि चीन कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात हो चला है। चीन की कर्ज जाल में फंसाने वाली रणनीति कई देशों की संप्रभुता पर आघात करने वाली सिद्ध हुई है। चीन अपनी आर्थिक एवं वित्तीय ताकत का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को कर्ज की आड़ में लुभाता है और फिर जब वह देश उसके इस जाल में फंस जाते हैं तो उसका परिणाम वहाँ चीन के राजनीतिक प्रभाव एवं राजनीतिक लाभ के रूप में निकालता है। इस चीनी परिपाटी को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी है और इससे आर्थिक अस्थिरता और यहाँ तक कर्जदार देशों के समक्ष दिवालिया होने तक का संकट पनप सकता है। पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान ही इस चीनी कर्ज जाल में फंसने के भुक्तभोगी हैं। इसी के चलते श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देने को विवश हुआ। पाकिस्तान ने भी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के लिए बीजिंग से भारी भरकम कर्ज लिया और यही आशंका जताई जा रही है कि उसके लिए उसकी भरपाई बेहद कठिन होगी। नतीजन उसे अपने कई रणनीतिक ठिकाने चीन के हाथों गंवाने पड़ सकते हैं। इसी तरह कोविड काल में आर्थिक झंझावत में फंसा इक्वाडोर भी चीनी कर्ज चुकाने में नाकाम रहा है। दूसरी ओर भारत अपनी हैसियत और प्रभाव का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच विकासशील देशों के हितों की पैरवी और उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए करता है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। कोविड महामारी के बाद ये दुनिया के अधिकांश देशों के जुटान का पहला बड़ा अवसर है जहाँ वे समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के लिए जुटेंगे। यह विकासशील देशों के समक्ष चिंताओं आशंकाओं को सामने रखने का मंच होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं G20 की अध्यक्षता के दौरान भारतीय प्राथमिकता केवल सदस्य देशों के आधार पर तय नहीं होंगी, उसमें ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज़ का भी समुचित समावेश होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल के अपने समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है और दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण भी दिया। पीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने रिकॉर्ड 6ठी बार इजरायल का प्रधानमंत्री बनने पर नेतन्याहू को बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल की कामना की है। नियमों के अनुसार दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी में तेज प्रगति पर संतोष भी व्यक्त किया।
नेतन्याहू ने 2 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद दोनों नेताओं की आज पहली बार बातचीत हुई है। नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी और उसके धुर दक्षिणपंथी सहयोगी ने पिछले साल यहूदी राष्ट्र में आम चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। मोदी ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि मेरे अच्छे मित्र बेंजामिन नेतन्याहू से बात करना सुखद रहा। चुनाव में प्रभावी जीत हासिल करने और रिकॉर्ड 6ठी बार प्रधानमंत्री बनने पर मैंने उन्हें बधाई दी है। मुझे खुशी है कि भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को साथ मिलकर आगे ले जाने का हमारे पास एक और मौका है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय सहयोग जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। वे जल्द ही मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू के इस साल भारत आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 2019 में उनकी भारत यात्रा रद्द हो गई थी। दोनों पक्ष 2021 में उनकी भारत यात्रा की योजना पर काम कर रहे थे, लेकिन यह सफल नहीं हो सका क्योंकि उन्हें उसी साल जून में सत्ता से हटा दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में भारत और इसराइल के बीच रक्षा, कृषि और जल सहित कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने चीन के बारे में साझा चिंताओं के बीच सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की योजना का खुलासा किया है। अमेरिका और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच वार्ता के बाद वाशिंगटन डीसी में बुधवार को जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों ने कहा कि चीन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए अभूतपूर्व खतरा पेश किया और अपने गठबंधन को एक नए युग में प्रबल करने का संकल्प लिया है। चीन की विदेश नीति अपने लाभ के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देना चाहती है और इसके लिए चीन की बढ़ती राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति को नियोजित करना चाहती है। यह व्यवहार गठबंधन और पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है और भारत प्रशांत क्षेत्र उससे आगे की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने लंबे समय से चली आ रही यूएस जापान सुरक्षा संधि में भारी अंतरिक्ष का औपचारिक उल्लेख भी जोड़ा, जिससे पहले यह समझौते के दायरे से बाहर था। इसके अलावा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा शुक्रवार को जापान के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा है कि ब्लिंकन ने कहा है कि यह समझौता अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियां सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के लिए दोनों देशों के प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जापान गठबंधन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की आधारशिला रखेगा, जो पूरे क्षेत्र में हमारे लोगों और लोगों की सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि सुनिश्चित करता है। क्या भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा या ये एक कोरी कल्पना ही है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब आवश्यक प्रमुख पुनर्गठित लक्ष्यों को देखना होगा, अतीत की गति पर निर्माण करना होगा और साहसिक परिणामोन्मुख प्राथमिकताओं को भी देखना होगा जो अब आवश्यक होगी। 2014 में भारतीय अर्थव्यवस्था को $2 ट्रिलियन से दुगना होने में 8 साल लगे और वर्तमान में $3 ट्रिलियन से कम होने में 7 साल लग गए। उस दर पर 2024-25 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की छलांग, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित किया गया था, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और उसके प्रभाव के बाद एक बहुत मुश्किल काम लगता है। $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत को 2027 तक इसे हासिल करने के लिए देश को अगले 5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। तो क्या यह संभव है? पहली लहर का आर्थिक प्रभाव गंभीर था, दूसरी लहर का स्वास्थ्य प्रभाव गंभीर था। अर्थव्यवस्था के संकुचन ने दैनिक वेतनभोगियों और प्रवासी श्रमिकों को कड़ी टक्कर दी है। जीवन बनाम आजीविका एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा। टीकाकरण अभियान के आक्रामक और प्रभावी कार्यान्वयन के बाद यह वापस क्रय में है और हम सक्रिय रूप से $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। हालांकि 2027 का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, जो कि पहले 2025 था। सरकार ने टर्बोचार्ज मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशिष्ट लक्ष्य क्षेत्रीय और पीएलआई योजना निर्धारित की है। एफडीआई प्रवाह रिकॉर्ड स्तर पर है और आज $604 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में बड़े विनिवेश के लिए जाना पूंजीगत व्यय को निधि देने के लिए एक बड़ा गेम चेंजर है। रुपये का वर्तमान लक्ष्य 65,000 करोड़ रुपये बहुत मामूली हैं और इसे कम से कम चौगुना करने की जरूरत है। नए शहरों, बंदरगाहों, पुलों, हाई स्पीड रेल और राजमार्गों के निर्माण पर नए सिरे से और प्रतिबद्ध ध्यान देने से नौकरियों और अर्थव्यवस्थाओं पर महत्वपूर्ण गुणक प्रभाव पड़ेगा और बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिलेगी। बुनियादी ढांचे को फिर से शुरू करना केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयास होना चाहिए। चुनौतियों को अवसरों में बदला जा सकता है। कोविड ने दिखाया कि कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी भारत की विनिर्माण क्षमता का एक मजबूत प्रमाण तैयार कर सकता है। भारत सरकार के पास पहले से ही कई नीति चालक हैं, जिनमें 500 गीगावाट हरित ऊर्जा योजना, उत्पादन से जुड़ा पीएलआई स्कीम, साथ में डिजिटल अर्थव्यवस्था ड्राइव रुपये शामिल है।
विकास की गति निर्धारित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई के लिए 145 लाख करोड़ से अधिक की बुनियादी ढांचा पाइपलाइन और लक्षित प्रोत्साहन। इसके अलावा ठोस कराधान नीतियां जैसे जीएसटी दर स्लैब का युक्तिकरण और बेहतर अनुपालन उपाय सरकार को राजकोषीय नीतियों को चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व बफर प्रदान करेंगे। कृषि से सेवा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में मदद करने के लिए सरकार ने 2020 में $1.9 ट्रिलियन की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च की। पिछले अक्टूबर में 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना सरकार 2024-25 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई बढ़ाकर 2 लाख किलोमीटर करने, 200 से अधिक हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम बनाने और गैस पाइपलाइन नेटवर्क को दोगुना करके 35,000 किलोमीटर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके अलावा इसका लक्ष्य 11 औद्योगिक गलियारों, 2 नए रक्षा गलियारों, सभी गांवों में 4G कनेक्टिविटी और नवीकरण ऊर्जा क्षमता को 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर 225 गीगावाट करना है। अब देखने वाली बात यह है कि एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। देखिए, रियल जीडीपी में अगर हम 2027 तक पहुंच पाते हैं 5 ट्रिलियन में, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जबकि नॉमिनल जीडीपी में हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह भी जो है काउंट कर लिया जाता है। और इन्फ्लेशन से जो पैसा आ रहा है, सपोज कोई चीज़ आज 10 रुपये की है और वो 1 साल बाद जो है 20 रुपये की बन जाती है, तो 10 रुपये का तो इन्फ्लेशन हो गया, पैसा तो हमारे पास आया है, पर कुछ उसके देखा जाए तो क्या है कि वो रियल सेंस में पैसा नहीं आया बढ़ा है। रियल प्रोडक्ट तो उतने का ही है, बट वो है उस पर एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी बढ़ गई है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर जीडीपी 2027 तक नॉमिनल के रूप में आती है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर रियल सेंस में अगर वो रियल जीडीपी के रूप में आती है, जिसमें कि हम लोग कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर हम उसको लगा दें, अनएम्प्लॉयमेंसी को कम करें, साथ में हम अपना सर्विस सेक्टर को मजबूत करें, तो इससे जो हमारे को जो रियल सेंस में वो मिलेगा, उससे जो बूस्ट मिलेगा, और तब हम जो 5 ट्रिलियन की तरफ पहुँचे, तो वो असलियत में जो है रियल जीडीपी काउंट होगी। और कहने को तो हम नॉमिनल उसमें जो है इन्फ्लेशन वगैरह सब जोड़ जाड़ के तो हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, पर वो रियल सेंस में नहीं होगा। रियल सेंस में तभी होगा जब हम सारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर चीज़ के प्रोजेक्ट जो है टाइमली कवर करें, टाइमली ख़त्म करें, और जो है अनएम्प्लॉयमेंसी को कम से कम रखें, सर्विस सेक्टर मजबूत करें, अपनी हेल्थ सेक्टर को मजबूत करें। तो इससे हमारे को तभी हम फ़ायदा होगा और हम 5 ट्रिलियन की तरफ मजबूती से बढ़ सकेंगे। और 9 या 10 से अगर हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो हम आराम से रियल सेंस में जो है हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन पहुंच सकती है, वरना तो वो नॉमिनल ही रह पाएगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर मोदी सरकार के जोर को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने अधिक से अधिक सैन्य संरचनाओं के उपयोग के लिए 3D प्रिंटिंग तकनीक लगाने का फैसला किया है। भारतीय सेना के अधिकारी के अनुसार नई तकनीक समय की जरूरत है, क्योंकि यह हरित, स्वच्छ और नवीकरण है और तेज़ी से निर्माण की अनुमति देती है। शोध से पता चला है कि लंबे समय में ऐसे बंकरों के लिए इस्तेमाल की जा रही 3D तकनीक की कम खर्चीली होगी। पिछली कुछ परियोजनाओं में इसका उपयोग पुणे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और गुजरात में सैनिकों के लिए 3D प्रिंटेड घरों, कुछ संतरी चेकपोस्ट आदि में किया गया है। भारतीय सेना के इंजीनियर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एच सिंह ने भी रेगिस्तान क्षेत्र में तैनात नए 3D बंकरों की सराहना की है। भारतीय सेना के कोर ऑफ इंजीनियर द्वारा पहली बार रेगिस्तान क्षेत्र में 3D मुद्रित स्थायी सुरक्षा का निर्माण किया गया है। इन बचावों का छोटे हथियारों से लेकर T-90 टैंक की मुख्य बंदूक तक कई तरह के हथियारों के खिलाफ परीक्षण किया गया है। प्रत्येक 3D मुद्रित आश्रय में लगभग 64 कर्मचारी रह सकते हैं और निर्माण में लगभग 25 दिन लगेंगे। भारतीय सेना ने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में संकेत दिया था। 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करने के कई लाभ हैं। भारतीय सेना के लिए सबसे अधिक अनुकूल होने की संभावना यह है कि 3D प्रिंटेड संरचना को एकल ब्लॉक के रूप में बनाया जा सकता है, या संरचना को पूरा करने के लिए प्री फैब्रिकेटेड भागों को इकट्ठा किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप निर्माण का समय काफ़ी कम हो जाता है, जिससे संरचना को अल्प समय पर स्थापित करने में मदद मिलती है। 3D प्रिंटर को निकटतम या सबसे सुरक्षित आपूर्ति गोदाम में तैनात किया जा सकता है, जो युद्ध के मैदान में आवश्यक होने पर बंकर प्रतिस्थापन प्रदान करता है। उनके पास आसानी से बदले जाने का अतिरिक्त लाभ भी है, जैसे गोला बारूद, दवा और राशन। आज का गोल्ड रेट इस प्रकार से है। 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस जो है 10 ग्राम वाला वो 51,400 रुपये, और 24 कैरेट गोल्ड रेट का जो है वो 10 ग्राम का 56,070 रुपये है।